बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने दो शेयर करनी हैं, इंतहाई अहम स्टोरीज़ हैं। एक स्टोरी आपने थंबनेल पे भी देख ली कि जनरल फैज़ हमीद साहब का ट्रांसफ़र कर दिया गया है, उनको कोर कमांडर पेशावर से हटा दिया गया है। किसको लगाया गया है उनकी जगह पर और फिर उनको कहाँ भेजा गया है, बहुत बड़ी खबर है। अंदर की खबर क्या है, असल मामला तो ये है। दूसरी खबर ये है कि आपने देखा होगा मौलाना तारिक जमील साहब एक मरतबा फिर सोशल मीडिया की जीनत हैं, उन पे खूब तनकीद भी हो रही है, उनकी तारीफ़ें भी हो रही हैं। इस पे बात करेंगे। पहली स्टोरी पे आ जाए। जनरल फैज़ हमीद साहब जिनको हटा दिया गया है कोर कमांडर पेशावर। अब मुझे पता है कि इस खबर के बाद सबसे अहम तरीन सवाल जो आपके जहन में आया वो आया, क्यों हटाया गया है। अभी नवंबर में गए थे, तकरीबन कोई 8-9 महीने में उनको हटा दिया गया है। कोई तो वजह होगी ना, डेफिनेटली वजह होगी। इससे बहुत सारी चीज़ें उभर के आती हैं और वो चीज़ें ये उभर के आती हैं कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब का कंट्रोल मजबूत से मजबूत तर हो रहा है। ठीक है, आर्मी चीफ का बहुत सारी पोस्टिंग ट्रांसफ़र्स, अभी कुछ और भी होनी है। और साथ ही आपको मालूम होगा, मैंने वो सुनाया भी था आपको, मौलाना फजल रहमान साहब का वो क्लिप लगाया भी था और सुनाया भी था कि जनाब उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जी हमें इदारे से शिकायत नहीं है, लेकिन हमें अटक पार से शिकायत है। ठीक है, अटक पार से यानी पेशावर से शिकायत है, पेशावर के कोर कमांडर से शिकायत है। ये मौलाना फजल रहमान साहब ने अभी चंद दिन पहले कहा था। उससे पहले आपको याद होगा ये इसी प्रोसेस के दौरान जब ये अदम एतमाद हो गई थी, गालिबन जरदारी साहब से किसी ने पूछा जनरल फैज़ हमीद साहब के बारे में, तो उन्होंने कहा कि वो क्या है, वो तो बेचारा खुद ही खुडे लाइन लग गया। ठीक है ना। तो अब उसके बाद एक चीज़ के यार अगर अभी हटाया गया तो फिर वही वाली बात है, जरदारी साहब वाली बात हो जाएगी। तो कुछ थोड़ा बहुत देखा गया, लेकिन कुछ कंप्लेंट्स भी थीं, बहुत सारी कंप्लेंट्स थीं। अब मैं कुछ जल्दी इस तरीके से गुजरूंगा कि आप समझदार हैं माशाअल्लाह। अभी कुछ भत्तों शतों का कुछ सिलसिला आया था तो उसमें भी कुछ कंप्लेंट्स थीं जो हमने सुना कि फ़लाँ से वो भत्ते तालिबान मांग रहे हैं या वगैरह इस तरीके से। दूसरी बात ये है कि वो वहाँ पर गवर्नमेंट खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट के साथ भी उनका बड़ा अच्छा ताल्लुक़ था, आपको पता है। और फिर वहाँ पे वो PS हैं, PS टू CM खैबर पख्तूनख्वा शहाब अली शाह साहब, उनके बारे में आम तौर पे कहा जाता है कि वो अमीर तरीन ब्यूरोक्रेट हैं। पाकिस्तान के तमाम ब्यूरोक्रेट्स में से वो अमीर तरीन ब्यूरोक्रेट हैं शहाब अली शाह साहब। और जनाब उन पर ये भी, उनके बारे में ये भी है कि जब से वो उन्होंने CSS किया है, और तकरीबन ये CSS कैडर जो है वो तकरीबन पूरे पाकिस्तान में, और भी हम बहुत सारों को जानते हैं पूरे पाकिस्तान में घूम फिर के, हो सकता है कुछ सूबे में उनकी सर्विस ज़्यादा हो, लेकिन पूरे पाकिस्तान में वो जब से वो अपॉइंट हुए हैं तब से वो खैबर पख्तूनख्वा में हैं। तो जो भी जर्नल वहाँ पे जाता है उनके साथ वो सेट हैं, जो भी सियासतदान होता है उनके साथ वो सेट हैं, जो भी सियासी पार्टी है उनके बड़े कोई ना कोई उन्होंने हर सियासी पार्टी में से कोई एक ना एक पकड़ा होता है। तो खैर वो उनका एक अपना बड़ा कमाल है। और मुझ तक जो खबरें पहुंची हैं वो मैं कुछ हो सकता है कुछ देर में या कोई अगली वीडियो में या एक आध दिन में उसका सबूत भी आपके पास रखूं। तो ये अभी बताया गया कि जी मुबैना तौर पे, चलें फ़िलहाल मैं ये कह देता हूँ कि मुबैना तौर पे जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस की जो रेजिडेंस थी या वहाँ उस सिलसिले में कोई 4 से 6 अरब रुपए खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने जनरल फैज़ साहब को जारी किए थे रेनोवेशन के लिए, कोई इस तरीके से। तो आपको पता है 4 से 6 अरब की रेनोवेशन कब होती है, मुबैना तौर पे। और हमें तो पता है कि वो स्टेशन कमांडर कोई उनको रेनोवेट करता है या बाकी अपना आर्मी का फंड होता है या जिस तरीके से। तो ये 4 से 6 अरब रुपए की जो यहाँ से जो रिलीज़ हुए हैं वो क्यों हुए हैं। इसके अलावा कुछ और भी कंप्लेंट्स थी, और वो कंप्लेंट ये थी कि जनरल साहब खुद को इन रखना चाह रहे थे। और वो कंप्लेंट ये भी थी कि उन्होंने खुद अपना को पैरेलल बहुत बड़ा सिस्टम बना लिया था वहाँ पेशावर में भी, और वो काम के जो यहाँ एजेंसीज के काम होते थे, जो ISI के काम थे, जो इस तरीके काम MI के काम थे, वो भी जनरल साहब खुद ही कर रहे थे, जनरल फैज़ हमीद साहब। और बहुत सारी बातों को पता चला कि बहुत सारा उन्होंने वहाँ पर कुछ
कोई वो कहते हैं ना जैसे झंडे गाड़ना, वो उस तरीके की, अब मैं बहुत मोहतात अंदाज में बोल रहा हूँ, तो वो झंडे गाड़ रहे थे और ये सूरत हाल। अब उनको एक तरीके से कह सकते हैं कि खुडे लाइन लगाना, क्योंकि हो सकता है मैंने कुछ लोगों से बात की है जो कि बाखबर ज़राए हैं, उनसे बात की है तो वो बता रहे हैं कि जी हो सकता है वहाँ पे जो 2 ब्रिगेडियर साहबान हैं, 2 ब्रिगेडियर होते हैं ना गालिबन एक कोर कमांडर के नीचे, तो वो जो 2 ब्रिगेडियर साहबान हैं वो कोई डायरेक्ट ही हैं, उनके GHQ से ही डायरेक्ट हैं, तो वो बहुत दूर है, उनको बहावलपुर भेज दिया गया है जनरल फैज़ हमीद साहब को। उनकी जगह पर जनरल सरदार हसन साहब आए, हसन अजहर साहब लेफ्टिनेंट जनरल हैं, और उनको कोर कमांडर पेशावर लगाया गया है। वो इससे पहले मीरन शाह में भी रहे हैं, वहाँ पे उन इलाकों में, शुमाली वज़ीरिस्तान में भी उन इलाकों में, यानी कि ट्राइबल एरियाज़ में, और अब तो वो ट्राइबल नहीं है उस तरीके से, अब तो वो खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा है, लेकिन ट्राइबल एरियाज़ में वो रहे हैं, मीरन शाह में भी रहे हैं, वो ब्रिगेडियर भी रहे हैं, वहाँ पे एंटी टेररिज्म को भी उन्होंने टैकल किया है जब वो यहाँ पर ISI में थे उस वक़्त भी, तो वो उनकी भी एक बड़ी अच्छी रेपो है। तो कोर कमांडर पेशावर उनको लगा दिया गया और बहुत दूर जनाब बहावलपुर में तैनात कर दिया गया है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो विद द पैसेज ऑफ टाइम सामने आएंगी। मेरा ख्याल है जो मुझे समझने वाले हैं, मैंने उनके समझने के लिए बहुत कुछ कन्वे कर दिया है, क्योंकि ख़बरें मुसलसल आ रही हैं और रुक नहीं रही, तो मैंने कहा यह आपका हक है कि आप तक जो है ना खबर फौरी तौर पे पहुँचे। अब आ जाएं जनाब एक दूसरी खबर पे। आजकल मौलाना तारिक जमील साहब वो हैं साहब ख़बरों में, और ख़बरों में इस क्लिप की वजह से हैं, हमारे दोस्त हैं उनको, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया, और इस अमीर अब्बास साहब को उन्होंने इंटरव्यू दिया। पहले मैं आपको उस इंटरव्यू का क्लिप सुनाता हूं, फिर उसके बाद इस पे बड़ा ज़बरदस्त किस्म का दबंग तबसरा करते हैं। लेकिन पाकिस्तानी हूँ, जरूरी है जी, मैं पाकिस्तान की शहरियत रखता हूँ। किस तरह इंसानों को खरीदा गया और किस तरह खरीद के एक धोखे से हुकूमत बनाई गई, क्या ये अल्लाह के सामने खड़े हो सकते हैं? ये अल्लाह के नबी के सामने खड़े हो सकते हैं? कम वक्त हो, मैंने तो औलाद सफा करवा दी और तुम चंद टकों पे तुमने 22 करोड़ अवाम को ज़लील व ख्वार करके रख दी। ये जनाब मौलाना साहब का वो क्लिप है जिसकी वजह से जनाब मौलाना साहब ये फरमा रहे हैं कि देखें जी, ये आप देख लें किस तरीके से आपने ये वो सारा कुछ सिलसिला वो किया है, और ये इल्ज़ाम लगा दिया है एक तरह से मौलाना साहब ने कि जी देखें ये बात है कि ये करोड़ों रुपए, पता नहीं कितने रुपए, आप इस तरीके से देख लें, आप ये आए हैं और ये लिए हैं, ये एक बात कर रहे हैं कि अपना जो PTI के लोग हैं कि ये बिके हैं और उन्होंने ख़रीदे हैं, पीपल्स पार्टी और नून लीग ने ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं मौलाना साहब। अब मौलाना साहब से कोई पूछे कि मौलाना साहब आपके पास इस इल्ज़ाम का कोई सबूत भी है? उनके पास कोई सबूत नहीं है, इसी वजह से वो तनकीद का निशाना बने हुए हैं। अब मौलाना साहब के एक और क्लिप जो वायरल हो रहा है मैं आपके सामने यहाँ पे दिखा रहा हूँ, अब ये देखिए, और उसके बाद मैं एक और भी यहाँ पे वीडियो लगा रहा हूँ और उसके बाद मैं तबसरा करूंगा। ये आप क्लिप वो जरूर देख लें कि किस तरीके का क्लिप है और किस तरीके से मौलाना साहब जो है ना इल्ज़ाम लगा रहे हैं, और किस तरीके से मौलाना साहब एक दूसरे मौलाना साहब को हमजा शहबाज के साथ हाथ मिलाने से वो कह रहे हैं कि आपने उनको हाथ मिलाया, आज के बाद मेरी और आपकी ख़त्म। ये उनकी ऑडियो जो है ना लीक हो गई है। ये मौलाना तारिक जमील साहब हैं माशाल्लाह। फिर उसके बाद मैं आपको बहुत ही कुछ एक्सक्लूसिव मालूमात देता हूँ मौलाना साहब के बारे में। इससे पहले आपने नहीं समझ, मैं जिम्मेदारी के साथ इंशाल्लाह मैं वो मालूमात आपके साथ शेयर करूँगा और ये एक और वीडियो भी शेयर करूँगा, लेकिन पहले आप वो ये क्लिप देख लें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उस्मानी साहब, मुझे ये किसी ने आपका फ़ोटो भेजा है, आप बड़े नशे में हमजा शहबाज से मुक्का मिला रहे हैं, और मैंने तुम्हें हज़ारों दफ़ा रोका कि अपनी जान का सौदा ना करो। तूने ईमान का सौदा भी कर दिया, जान का भी। आज के बाद तेरा मेरा ताल्लुक़ ख़त्म है। तुम मियाँ साहबान के साथ लुड्डियाँ डालो और उन्हीं के साथ रहो। आइंदा तुमने मेरे पास हरगिज़ 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 नहीं आना।
ये आपने सुन लिया जनाब, ये किस तरीके की सियासत कर रहे हैं, किस तरीके की मैं कहता हूँ ग़िलाज़त कर रहे हैं। अपना किरदार ये है कि ये गरीबों से हाथ नहीं मिलाना चाहते। ये क्लिप आपके सामने चल रहा है, ये गरीबों से हाथ नहीं मिलाना चाहते और ख़ान साहब से ये जफ्फियाँ डालते हैं, ये अमीरों से जफ्फियाँ डालते हैं। ये वो दरबारी मुल्ला हैं जो इनको मैं कहता हूँ मौलाना साहब, आपको आज ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने एक ट्वीट की है, इनकी वही अमीर अब्बास साहब वाला क्लिप लगा। उन्होंने कहा मौलाना साहब आपके साथ एक एहतराम का ताल्लुक़ है, मैं बहुत कुछ कह सकता था लेकिन नहीं कहना चाहता, लेकिन आपने ये जो इल्ज़ाम लगाया है आपके पास कोई सबूत है इसका? मैं पे हाजिर होके इस पर मैं बात कर सकता हूं और आपको मैं समझा सकता हूं कि आपके पास कोई सबूत नहीं है। किसी पर बोहतान लगा देना, अगर आपके पास, अगर मौलाना साहब आपके पास सबूत है ना तो आप सबूत लाएं सामने। अब आप गरीबों को तो हाथ नहीं मिलाते, बड़ों बड़ों को जफ्फियां डालते हैं। कभी आप आमिर खान के पीछे पड़े होते हैं जनाब, कभी आप वीना मलिक के पीछे पड़े होते हैं, कभी आप किसी के पीछे, इमरान खान के आप दरबारी मुल्ला का आपने किरदार वो किया हुआ है। मुझे याद है, मैं जो एक्सक्लूसिव न्यूज़ आपको मैं बता रहा हूँ, एक ये 2000 आप चेक कर लीजिएगा इसको, क्योंकि रट्टे लगाना मेरा काम नहीं है और ना ही मैं रट्टे लगाने पे वो करता हूँ। मैं फिलबदी मेरे पास जो चीज़ आती है तो मैं उसको ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। अच्छा मैं आपको बताता हूँ और आपको सब पता चल जाएगा। ये 2014 था या 2015, वो आप निकाल लें, वो फिर आपको पता चल जाएगा, गूगल कर लें, वो 2014 या 2015 इन्हीं में से कोई साल था। इसराइल बमबारी कर रहा था फ़लस्तीन पर और उस वक़्त इत्तफाक से रमज़ानुल मुबारक था, रमज़ानुल मुबारक का महीना था, तो इसराइल बमबारी कर रहा था, बच्चे भी मर रहे थे फ़लस्तीनियों के और हॉस्पिटल्स पे भी, और बहुत शदीद बमबारी थी और रमज़ान शरीफ था। एक निजी चैनल की इसका मैं चश्मदीद गवाह हूँ, मेरे कानों ने सुना और ये बिल्कुल। उसके बाद जनाब ये हुआ कि एक निजी चैनल की ट्रांसमिशन, मैं कुछ और इसमें मालूमात हैं, मैं वो जानबूझ के किसी का नाम नहीं बता रहा, तो ट्रांसमिशन, रमज़ान ट्रांसमिशन चल रही थी और उस रमज़ान ट्रांसमिशन के लिए मौलाना तारिक जमील साहब से रब्ता किया गया, बल्कि रब्ता करवाया गया किसी के ज़रिए, वो भी मुझे मालूम है लेकिन मैं वो नाम नहीं लेना चाहता। अच्छा, वो रब्ता किया गया मौलाना तारिक जमील साहब से और कहा गया कि मौलाना साहब आप दुआ करवा लें, आज इफ्तार में आप दुआ करा लें। अब ज़ाहिर है वो एक इतना प्रोमिनेंट इशू था, इसराइल की बमबारी फ़लस्तीनियों पर, बच्चों पर, और ख़वातीन मर रही थी, बच्चे मर रहे थे, बड़े मर रहे थे, सारे शहीद हो रहे थे, तो वो बहुत ज़्यादा ना एक इशू जो प्रोमिनेंट था न्यूज़ में भी हर जगह पे। तो इनसे कहा गया कि जी आप सिर्फ यही कहा गया कि आज इफ्तार में आप दुआ कर लें, हम आपको ले लेंगे वीडियो लिंक पर या जिस तरीके से भी DSNG पर या आप स्काइप पे जो भी है, तो उस तरीके से आप हमारे साथ आएँ और आप जो है ना आप दुआ करवा लें। तो मौलाना साहब ने, मैं हल्फिया कह रहा हूँ, कोई एग्जैजरेशन नहीं कर रहा, कोई गलत बयानी नहीं कर रहा, ना ही मेरा ये मिजाज है इंशाअल्लाह। तो उसमें जो है ना मौलाना साहब ने कहा कि ठीक है मैं फिर आऊँगा तो सही, लेकिन उसमें एक शर्त है कि इसराइल के बारे में मुझसे कोई बात न की जाए। हाँ जी, ठीक हो गया, इसराइल के बारे में मुझसे कोई बात ना की जाए और ना ही मुझसे इसराइल पर तनकीद करवाई जाए। ये है इस दरबारी मुल्ला की हकीकत, ये है इन ऐसे दरबारी मुल्लाओं की औकात। भले उनका किसी भी, मैं वो बंदा ही नहीं हूँ, आपको पता है कि मैं बहुत ही खुला डुला बंदा हूँ और मैं बहुत ही मैं कोई भी फ़िरका वारियत या किसी चीज़ पे बिलीव ही नहीं करता। मुझे जो लोग अल्हम्दुलिल्लाह जानते हैं वो आज भी मेरी गवाही देते हैं, मेरे दोस्त हैं। मैंने कभी नहीं देखा कि मैं यहाँ पे मुख्तलिफ कोई मीडिया इदारों में भी रहा हूँ और मुख्तलिफ बाकी जगहों पर भी, तो कोई भी नमाज पढ़ा रहा होता आगे, चाहे कोई अहले सुन्नत का पढ़ा रहा होता, चाहे कोई अहले तशी का पढ़ा, मैं पीछे खड़े होकर उन्हीं के पढ़ लेता। भाई नमाज है ना, ये मस्जिद है तो खाना खुदा है, वो भी अलामा साहब हैं, वो भी नमाजी हैं, हम भी पढ़ रहे हैं, तो मैंने कोई किसी चीज़ के बारे में कभी वो नहीं। इंशाअल्लाह मेरे बारे में जितने भी दोस्त मुझे जानते हैं वो सारा यही कहेंगे कि यार ये उस तरह का बंदा नहीं है, ना को मुतासिब है या इस तरीके से नहीं। लेकिन एक हकीकत
थी मैंने आपके सामने रखी। और ये ऐसे मुल्लाओं की ये जो है ना ये हकीकत है और ये इनकी औकात होती है। ये दरबारी मुल्ला जो होते हैं जो दूसरों पे जिस तरीके से ये इल्ज़ाम लगाते हैं, भाई आपको इमरान खान पसंद है आप जी बिस्मिल्लाह, लेकिन आप इन्होंने पहले भी 2-4 दफ़ा पुट्ठी मारी थी ऐसे कि सबसे ज़्यादा झूठ चलता है मीडिया पर, और फिर हामिद मीर साहब ने इनकी जो हशर की थी वो भी सबको याद है, और फिर उसके बाद इन्होंने माफ़ी मांगी थी। तो क्यों बंदा इस तरह की बात करे कि जिसकी कोई तहकीक ना हो, जिसका कोई सबूत ना हो। आप दूसरों को दर्स देती हैं, इतने बड़े बड़े दर्स, और ख़ुद ही आपका गंद में हाथ हो और आपकी सोच इतनी गलीज हो कि सबूत ना हो और आप इल्ज़ाम धरें। आपको नहीं पता कि बोहतान लगाने वाले का हशर क्या होता है। लेकिन भाई ये डॉलर वाले लोग हैं, ये बिजनेसमैन हैं, ये मौलवी थोड़ा है। ये तो मैंने सुना है कि तबलीगी जमात ने भी इनको आग कर दिया है। तो ये कोई मौलवी थोड़ी हैं, ये तो बिजनेसमैन हैं, ये तो वो डॉलरों के भूखे लोग हैं, और ये तो दरबारी लोग हैं जो जिस तरीके से जो मर्जी आए कभी मीडिया पे इल्ज़ाम धर देना, कभी किसी पर इल्ज़ाम। भाई अगर आपके पास सबूत हैं तो 24 घंटे में आओ सामने और कहो कि ये करो। अब वही वाली बात है कि खान साहब ने कह दिया कि ये बिक गए हैं। खान साहब तो वैसे भी वो फिर, और यूथियों का अपर चैम्बर खाली है, और आपने भी अपना उस ना ओहदे का लिहाज किया, ना पोजीशन का, ना कोई इल्म का, ना कोई मौलानापन का, ना किसी का, आपने भी उसी तरीके से इल्ज़ाम धर दिया। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।